मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। वीडियो नंबर 3 में आप डिस्कस करोगे पिछले तीसरे पार्ट के 2 वीडियो रिलीज हुए जिसमें आपने पढ़ा था मृदा कोलैट्स के प्रकार, मृदा कोलैट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है और उनके सामान्य क्या गुणधर्म होते हैं, उस पर आधारित आपने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे मृदा कोलैट्स के प्रकार में सेकंड टाइप का प्रकार आप पढ़ने जा रहे हो। क्या है? कार्बनिक मृदा कोलैट्स। कैसा? कार्बनिक। अकार्बनिक के आधारित आपने सिलिकेट व एल्यूमिनियम और फेरस हाइड्रोक्साइड परत के रूप में आपने स्टडी की थी और सिलिकेट में आपने मृतिका के 3 समूह को अलग अलग रूप से आपने अध्ययन किया था। उसमें आपने ये देखा था कि मृदा की अलग अलग की क्या विशेषता होती है, क्या उसके सामान्य गुणधर्म होते हैं, किस प्रकार से एग्जिस्ट करती है, उनके बारे में आपने विस्तार रूप से पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे वो है क्या? कार्बनिक मृदा कोलैट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, उस पर आधारित अपन पूरी घटना को स्टडी करेंगे। देखिए, कार्बनिक मृदा कोलैट्स को अपन सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? ह्यूमस या ह्यूमस के नाम से भी जाना जाता है। ह्यूमस क्या होता है इसके बारे में आपने दूसरे पार्ट में विस्तार रूप से अध्ययन किया था। फिर भी जो यहाँ पे आपको रिलेटिव उसको एक बार दोहरान करवाते हैं, फिर अपने टॉपिक को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ह्यूमस आप जानते हो जैविक एवं अजैविक कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से बना हुआ अक्रिस्टलीकृत गहरे भूरे रंग का जटिल कार्बनिक पदार्थों का एक मिश्रण है जो क्या कहलाता है? ह्यूमस का काम करता है। ह्यूमस मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, ताप को नियंत्रित करता है तथा जितने प्रकार के फसलीय पौधे या अपन के बागवानी के पौधों को डेवलप करने के लिए ह्यूमस की विशेष भूमिका रहती है। ह्यूमस की बात करें तो ह्यूमस सामान्य कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। जनरली इसकी प्रकृति पीएच देखें तो अम्लीय होती है, परंतु पीएच अम्लीय सारी कितने कहां तक रहती है? जनरली अपन देखते हैं ह्यूमस की पीएच अम्लीय होती है, तो अम्लीय प्रबल भी हो सकती है, दुर्बल भी हो सकती है, डिपेंडेंट करता है अवयवी घटकों के संगठन पर आधारित। अब देखते हैं ह्यूमस पर कौन सा आवेश पाया जाता है? विद्युत का ऋण आवेश पाया जाता है। तब वो धनावेशित कणों को क्या करता है? अधिशोषित करने का कार्य करता है। यहाँ आप देखोगे क्या दे रखा है? कार्बनिक मृदा कोलैट्स में कार्बनिक मृदा कोलैट्स एक ह्यूमस है। ह्यूमस गहरे भूरे रंग का विशेषित अक्रिस्टलीय जटिल पदार्थों का एक मिश्रण है। जटिल पदार्थों क्या है? ये मिश्रण है। ह्यूमस पर ऋण आवेश पाया जाता है। कैसा आवेश पाया जाता है? ऋण आवेश। कैसा आवेश पाया जाता है? ऋण आवेश, जो मृदा की धनायन विनिमय क्षमता को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? धनायन विनिमय क्षमता को बढ़ाने की मुख्य भूमिका ह्यूमस की रहती है। धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, इस पर अपन अध्ययन विस्तार रूप से चौथे पार्ट में अपन करेंगे। उससे पहले फिर भी मतलब आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है? धनायन के रूप में जितने भी प्रकार के सारी धातु या सारी मृदा धातु होते हैं उनको अधिशोषित करने की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है मृदा की। ह्यूमस का निर्माण मुख्यतः कार्बन व हाइड्रोजन तत्व से होता है। कौन सा तत्व? कार्बन व हाइड्रोजन तत्व से होता है तथा इसका कोलैटिक संगठन सिलिकेट मृतिका के समान ही होता है। इसका कोलैटिक संगठन देखें तो किसके समान होगा? सिलिका के समान होता है। ह्यूमस के मिश्रण में 2 आयनिक परतें होती है। ह्यूमस का पार्टिकल होकर उसको स्टडी करते हैं तो विस्तार पूर्वक से अध्ययन करने पर आपको देखने को मिलेगा ह्यूमस में 2 प्रकार के आवेश या आयन पाए जाते हैं। एक तो होता है ह्यूमस की अंदर परत पे होता है ऋणावेश और ह्यूमस की बाहरी परत पर कौन सा आवेश पाया जाता है? धनावेश। धनावेश होता है कि मान लो आपके ह्यूमस है
तो ह्यूमस जैसे सामान्य भाषा में हम कहते हैं गोला या गोबर खाद। गोबर खाद आपने क्या रखी है, गोबर खाद की बाहरी सतह होती है बाहरी सतह होती है वो तो किनको अधिशोषित करने का काम करेगी, बाहरी सतह होगी वो तो मतलब धनायन को अधिशोषित करेगी। किसको? धनायन, कोई भी धनायन होगा उसको अधिशोषित करने का काम करेगी। जबकि आंतरिक पार्टिकल की आप स्टडी करोगे तो मृदा की या गोबर की आंतरिक सतह पर क्या पाया जाएगा, आपके ऋणांश। क्या पाया जाएगा? ऋणांश। क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है। और वही ऋणांश बाहरी धनांश को क्या करती है, एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी को बढ़ाने का कार्य मुख्य भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से अपन बेसिकली लिखें तो ह्यूमस की अंदर की परत पर ऋणांश पाया जाता है, जबकि बाहरी सतह पर धनांश अधिशोषित होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, अमोनियम आदि आयन क्या होते हैं, अधिशोषित रहने की टेंडेंसी बढ़ती है। ह्यूमस की प्रकृति पीएच पर आधारित होती है। ह्यूमस की प्रकृति जनरली हम देखें तो अम्लीय होता है, परंतु फिर भी मतलब उसमें पीएच पर डिपेंडेंट हो जाती है कि प्रबल अम्लीय है, क्षारीय है। उसके आधार पर उनका कॉन्सेप्ट कलर कर लेते हैं कि ह्यूमस की प्रकृति पीएच के मान के अनुसार प्रबल होगा या दुर्बल होगा उस पर डिपेंडेंट करता है। जनरली अपन देखते हैं मैक्सिमम 99% केसेस में ह्यूमस की प्रकृति होती है वो अम्लीय प्रकृति का ही होता है, परंतु उसकी पीएच के मान के मतलब बहुत वीकली अम्लीय तो वो सार का प्रभाव कर सकता है कई कंडीशन। तो अपन देखते हैं जनरली इसकी पीएच के मान के आधार पर इसको प्रकृति को फाइंड आउट करते हैं। अब देखते हैं मान लो मृदा में ह्यूमस में जितनी अम्लीयता अधिक है तो उतने आपके H+ आयन अधिशोषित करने की दर को क्या कर लेगा, कम कर लेगा। क्या कर लेगा, H+ आयन को अधिशोषित करने की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है अम्लीय प्रकृति हाइड्रोजन को क्या करती है, H+ आयन देने की टेंडेंसी रखती है, तो क्या वापस हाइड्रोजन आयन अधिशोषित करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से अम्लीय प्रकृति का पदार्थ है, तो अम्लीय प्रकृति का पदार्थ होने के कारण वो पहले से H+ आयनों को त्याग देगा और फिर वो क्यों H+ आयनों को अधिशोषित करेगा, तो H+ आयनों की अधिशोषित करने की दर क्या होती है, कम हो जाती है और क्षारीय होने को क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यदि ह्यूमस अम्लीय प्रकृति का होने पर H+ आयन अधिशोषण की दर कम हो जाती है। ह्यूमस की प्रकृति कैसी है, प्रबल अम्लीय है, H+ आयन अधिशोषित होने की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और क्षारीय H+ आयन की अधिशोषित होने की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कार्बनिक पदार्थों की विशेषता के बारे में, कार्बनिक मृदा कोलॉइड्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उस पर अपना अध्ययन हमने डिस्कस किया। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट द्वारा सेव कर सकते हो, फिर मैटर को मैं क्लोज कर रहा हूँ। कि कार्बनिक व अकार्बनिक मृदा का तुलनात्मक अपन अध्ययन करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कार्बनिक मृदा कोलॉइड्स व अकार्बनिक मृदा कोलॉइड्स में विशेष क्या डिफरेंस पाया जाता है। तो अपन देखते हैं अकार्बनिक मृदा कोलॉइड्स होते हैं, अकार्बनिक मृदा कोलॉइड्स होते हैं ज्यादातर आपने उनमें तीनों समूह की कैटेगरी की मृदा को आपने पढ़ा था। कौन कौन सी, कैल्सिनेट, मोनोकोरियोलाइट और इलेलाइट। इन तीनों समूहों को आपने स्टडी किया और तीनों को आपने विस्तार रूप से कल वाले वीडियो में देखा था। तो उसके संरचना सूत्र या प्रत्यय संरचना उसमें ज्यादातर रोल किसका रहता है,
या तो सिलिका या एल्यूमिनियम या ऑक्सीजन या फिर फेरस फेरस अलग अलग आयन से क्या होते हैं पाए ज्यादा उपस्थित होते हैं, उनकी वजह से उनका संघनन भिन्न भिन्न होता है उनकी मात्रा के आधार पर। परंतु उसमें देखोगे इसमें डायरेक्ट है कि क्या ह्यूमस पदार्थ है, ओनली फॉर एक ही पदार्थ की बनावट इसकी होती है। देखिए इसमें सिलिकेट, मृत्तिका एवं एल्यूमिनियम एवं आयरन ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? जो अकार्बनिक मृदा कोलैट्स की बात करें तो इसके संघनन में सिलिकेट, मृत्तिका एवं एल्यूमिनियम एवं आयरन के ऑक्साइड होते हैं, जबकि इसमें ओनली फॉर ह्यूमस पदार्थ है, जैविक पदार्थों का अपघटित पदार्थों का जो निर्मित होने वाला पदार्थ है ह्यूमस। इसकी संरचना में सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं, तत्वों से बनती है। संरचना इसकी बात करें, इसकी संरचना बनानी है तो किस किस कौन कौन से तत्वों की जिक्र करेंगे अपन? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, ऑक्सीजन तत्वों से बनी हुई होती है। जबकि इसका संघनन देखते हैं तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं, उनसे बनती है। ये एक खनिज पदार्थ है। जितने प्रकार के आपने तीनों कैटेगरी की सतह देखी थी उनमें तीनों में क्या अलग अलग प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते थे और उसी के आधार पर उनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। तो ये सारे क्या खनिज पदार्थ है, जबकि ये कार्बनिक पदार्थ है। अपन जानते हैं जीव जंतु तथा पेड़ पौधों से अपघटित होने से जो निर्मित होने वाला पदार्थ वो कार्बनिक पदार्थ कहलाता है। अपन पहले से पढ़ रहे हैं, परंतु लेटेस्ट देखें तो कई कार्बनिक पदार्थ जीव जंतुओं द्वारा नहीं उनको संश्लेषित प्रयोगशाला में बनाए भी जाते हैं, परंतु काफी जितने भी मैक्सिमम देखते हैं तो जीव जंतु उत्पाद होते हैं, पेड़ पौधे या जीव जंतुओं द्वारा निर्मित किए जाते हैं। इनकी धनात्मक क्षमता एवं जल धारण क्षमता दोनों क्या होती है? कम होती है, लोअर होती है, जबकि उसकी धनात्मक क्षमता एवं जल धारण क्षमता क्या होती है? अधिक। पूरा सेंटेंस से और अधिक होती है आगे बढ़ जाता है। इस पर ऋणांश केवल OH समूह पर पाया जाता है। कहां पे ऋणांश पाया जाएगा? केवल OH समूह पर, जबकि इसमें ऋणांश कार्बोक्सिलिक समूह, एल्कोहलिक समूह, फिनोलिक समूह किसी पे भी ऋणांश आपके पाया जा सकता है। जहां से आपके ब्रेक बॉन्ड टूटेगा और टूटते मतलब जो H+ आयन और किस आयन में टूट रहा है उसका दर उस पे साजेबल पाया जाता है। जैसे बात करते हैं, देखिए ऑक्जेलिक एसिड की बात करते हैं, किसकी? नॉर्मली ये आपने बनाया कंपाउंड, नॉर्मली आपने क्या बना रखा है? फॉर्मिक एसिड बना दिया। क्या बना दिया? फॉर्मिक एसिड। अब इसका आप अपघटन करोगे तो अपघटन होने पर ये किस रूप में टूट सकता है? तो आप जानते हो कार्बोक्सिलेट प्लस H+ आयन से टूटने की टेंडेंसी रहती है। या फिनोल रहती है तो फिनोलिक ग्रुप को आप तोड़ोगे, यहाँ पे H+ आयन था तो इसको जैसे H+ आयन ग्रुप में इसमें से निकल जाता है तो यहाँ पे एक माइनस था तो वो हो जाएगा फिनोलिक ऋणांश ग्रुप में। तो इसमें आप देखते हैं ऋणांश कार्बोक्सिलिक समूह, एल्कोहलिक समूह या फिनोलिक समूह तीनों में से किसी में भी पाया जा सकता है। इसकी कैटायनिक क्षमता की बात करते हैं तो 3 से 100 सेंटीमीटर मोल पर केजी होती है, जबकि उसकी कितनी होती है? 150 से 300 सेंटीमीटर मोल पर केजी के रूप में देखी जाती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लोगे और फिर इस मैटर को सेव कीजिए। आगे अपन बढ़ेंगे। कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक मृदा कोलैट्स के क्या क्या महत्व उस पर अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखिए, अब पढ़ रहे हैं आप। अगला आपका बिंदु क्या है कि कार्बनिक मृदा कोलैट्स या ह्यूमस का क्या महत्व है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ कोलैट्स के रूप में पाए जाते हैं, उसकी क्या विशेषता है, उसके क्या महत्व है, उनको अपन मृदा में क्यों डालते हैं, उसके पीछे क्या कुछ रीजन दे रखे हैं, उसको अपन स्टडी करते हैं। उसके महत्व, मुख्य महत्व आपके 6 पॉइंट दे रखे हैं, 7 पॉइंट। उसको देखिए। पहला क्या? मृदा संरचना। तो मृदा संरचना में ह्यूमस पदार्थ आप डालोगे तो मृदा की संरचना में क्या होगा? सुधार होगा।
मान लो बंजर भूमि को किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जो भूमि में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, भूमि में सरलता पाई जाती है और उसमें पार करने की कंडीशन जनरेट होती है। कि मृदा संरचना में क्या होती है, इंप्रूवमेंट होती है। मृदा संरचना में क्या होगा, सुधार। ह्यूमस की मात्रा मृदा में मिलाने पर ह्यूमस की मात्रा बढ़ने से मृदा की गुणवत्ता बढ़ती है। गुणवत्ता बढ़ती है, जितनी भी प्रॉपर्टी सारी इसमें आ जाएगी, उसकी धारण क्षमता, उसमें वायु संसार या जितने भी मुख्य बिंदु है वो सारे इसमें क्या होती है, जितनी भी मृदा की गुणवत्ता है वो सारी इंप्रूवमेंट होती है। दिमाग बात रही, शॉर्ट में बताया कि मृदा की संरचना में क्या होता है, सुधार होता है। कुल मिलाकर मृदा की संरचना क्या होगी, सुधरेगी। उसके बाद में धनात्मक क्षमता की बात करते हैं तो मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ने से मृदा की धनात्मक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। अपन जनरली देखते हैं ह्यूमस की धनात्मक क्षमता थी आपकी 300 से 150 से 300 सेंटीमीटर मोल पर केजी के रूप में देखी गई। तो जितनी मृदा में इसकी मात्रा अधिक होगी उतनी धनात्मक क्षमता क्या होती है, इंप्रूवमेंट होती है। धनात्मक क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। तो जनरल ह्यूमस की कैटायनिक क्षमता है, ह्यूमस की स्पेशल, परंतु मृदा में इसको मिलाएंगे तो मृदा की भी ह्यूमस क्षमता मिलाने से क्या होगी, इसकी भी कैटायनिक क्षमता क्या होती है, बढ़ती। मृदा ताप, ह्यूमस एक गहरे काले भूरे रंग का एक जटिल कार्बनिक पदार्थों का अक्रिस्टलीय मिश्रण है। कैसा, गहरे रंग का। तो जितने भी गहरे काले रंग के मिश्रण होते हैं वो सूर्य की लाइट को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं। तो आपने देखा होगा कृष्णिका बात 10वीं क्लास में आपके आया था साइंस में, तो कृष्णिका ऐसी होती है जो सूर्य के प्रकाश को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखती है। तो ये भी ह्यूमस एक गहरे रंग का पदार्थ होने के कारण सूर्य के तापमान को ग्रहण करती है और डायरेक्ट सूर्य की विकिरणों को अधिशोषित होने के कारण मृदा के तापमान में क्या होती है, बढ़ोतरी। मृदा तापमान समानुपाती ह्यूमस की क्वांटिटी, जितनी मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी उतनी इसकी मृदा की तापमान या मृदा तापमान में क्या होती है, बढ़ोतरी। जल धारण क्षमता, आपने ह्यूमस वाले दूसरे पार्ट में भी देखा था कि इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। जल धारण क्षमता क्या होती है, अधिक। जितने आपने मृदा में ह्यूमस पदार्थ मिला रखा है उतनी मृदा की जल धारण क्षमता क्या होती है, इंप्रूवमेंट होती है। सुगठे एवं संघटन, मृदा में संघटन या जटिलता को कैसे बंजर भूमि बनने की टेंडेंसी को क्या करती है, डिक्रीज करेगी। उनकी प्रॉपर्टी को क्या करेगी, धीरे धीरे ह्यूमस की मात्रा मिलाने से मृदा क्या हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी और उपजाऊ होती जाएगी। तो उसकी संघटन एवं उसमें थोड़ा सा क्या कर लेगा, परिवर्तन। और उभय प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करती है। जितने भी प्रकार के मान लो मृदा में अम्लीय क्षारीय गुण की प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो आपने ह्यूमस पदार्थ मिला रखा है तो ह्यूमस मिलाने से मृदा की क्षारीयता या अम्लीयता गुण को बढ़ने से क्या करती है, रोकने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। अर्थात अपन कहते हैं उभय प्रतिरोधक, अर्थात बफर विलेन के रूप में भूमिका निभाती है। किसके रूप में, बफर विलेन। बफर विलेन के बारे में आपने 11th में देखा था। बफर विलेन ऐसा विलेन होता है जो सामान्य रूप से पीएच परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। तो सेम टू सेम ये एज ए बफर विलेन की मृदा भूमिका निभाने का काम करता है कौन, ह्यूमस। दिमाग बात रहेगी। दूसरा अगला पॉइंट आप देख रहे हो, पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि करती है। जितने भी प्रकार के पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनकी वृद्धि ह्यूमस मिलाने से मृदा में बढ़ती है तथा पौधों का विकास अच्छा होता है। और जितने भी प्रकार के विशेष पोषक तत्व जैसे सोडियम है, अलग अलग प्रकार फास्फोरस जो जीव जंतुओं के अपघटन होने से मृदा मिलते हैं और वो पौधों को डायरेक्ट मिलते हैं तो उनकी वृद्धि अच्छी वृद्धि मानी जाती है और अच्छे ग्रोथ करते आगे।
तो ये देखा आपने, इस पर आधारित कार्बनिक मृदा कोलाइड्स का क्या महत्व है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला बिंदु आप पढ़ोगे, पार्ट का लास्ट बिंदु है तीसरे पार्ट का, वो पढ़ोगे मृत्तिका पर ऋण आवेश कैसे उत्पन्न होता है, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले इससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैटर को मैं हटा रहा हूँ। देखिए, मृत्तिका पर या मृदा पर ऋण आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होता है, उस पर अपन बात कर रहे थे। तो अपन देखते हैं, सामान्य मृत्तिका पर क्या पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति पर आधारित दो प्रकार की आपकी अवधारणा दे रखी है या मेथड दे रखे है, उसको आधार पर अपन बता सकते हैं कि मृदा पर इस प्रकार से ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो पहला देखते हैं, खुले क्रिस्टलीय किनारे। मृदा के बाहरी जो किनारे होते हैं वो क्या होते हैं, खुले होते हैं, और खुले होने पर उस पर ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल समूह आके क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाते हैं, और उनका अपघटन होने पर वो H+ आयन या H+ आयन को त्याग देते हैं या फिर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और उस पर मृदा पे क्या कर लेंगे, जनरेट ऋण आवेश कर लेते हैं। देखिए, सिलिका व एल्यूमिना परतों के किनारे असंतुष्ट संयोग होते, पूर्ण रूप से क्या जुड़े हुए नहीं होते। जो आपने अलग अलग प्रकार की अकार्बनिक मृदा में देखा, अलग अलग परतें होती है, वो आपस में ऑक्सीजन से कनेक्टेड होती है, परंतु पूर्ण रूप से कनेक्टेड नहीं होती, पूर्ण रूप से जुड़ी हुई नहीं होती। सिलिका व एल्यूमिना की परत, जो आपने कल वाले वीडियो में देखा था कि ऐसे परतें आपने बनाई थी, और इसमें एक साइड में क्या लिखा था, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की परत, और दूसरी तरफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत, और इसको जोड़ा था आपने ऑक्सीजन बॉन्ड द्वारा, इसको क्या किया था, आपने कनेक्टेड किया था। तो इनको देखते दोनों परतें एक दूसरे से पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड नहीं होती, पूर्ण रूप से संतुष्ट रूप से जुड़ी हुई नहीं होती है, तथा बाहरी परतों पर ऑक्सीजन व हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, जो ऋण आवेश के रूप में कार्य करने की भूमिका निभाते हैं। इन्हीं की वजह से क्या मृदा पाया जाता है, ऋण आवेश। जो मान लो सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड है, वो OH आयन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो OH आयन के साथ में ऋण आवेश, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के नाम सिलिकॉन ऑक्साइड और ऋण आवेश, और प्लस जल का अणु और एल्यूमिना है, एल्यूमिना के साथ क्रिया करके जल का अणु और एल्यूमिना ऑक्साइड पर क्या जाएगा, ऋण आवेश। तो इस प्रकार से अपन एक तो खुले क्रिस्टल पर आधारित मृदा पर ऋण आवेश उत्पन्न की बात कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है, समावर्ती प्रतिस्थापन द्वारा मृदा पर ऋण आवेश उत्पन्न होना कैसे होता है। हम जानते हैं मृदा कोलाइड में एक जैसे आकार है, मृदा के कण होते हैं, मृदा कोलाइड्स होते हैं, उनका आकार एक जैसा है, परंतु धनावेशित संयोजकता वाले एक कण दूसरे आयन द्वारा क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक आयन दूसरे आयन द्वारा पॉजिटिव आवेश वाले में क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, और इस प्रक्रिया से निर्मित होने वाले कंपाउंड जो जनरेट होता है उसको बोलते हैं समावर्ती प्रतिस्थापन कहलाता है। आपको परिभाषा से समावर्ती प्रतिस्थापन क्या है, मृदा कोलाइड में कणों का रूप एक जैसा होता है, परंतु जब कोई एक धनावेश अन्य धनावेश द्वारा प्रतिस्थापित होता है या प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होने वाला नया मृदा क्रिस्टल समावर्ती प्रतिस्थापन मृदा क्रिस्टल कहलाता है। और उस दौरान क्या होगा, जो पॉजिटिव आवेश ट्रांसलेशन होने के कारण उस पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। देखते हैं अपन सिलिकॉन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिका की, तो ये सिलिका का सूत्र है, तो इसको अपन सिलिका को आपको बताया कि कितनी संयोजकता होती है, +4 कि चारों इलेक्ट्रॉन के त्यागने का मतलब इसमें +4 आप लगा रखते हैं, और वो दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाती है, और ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन पे ऋण आवेश दो होते हैं, तो दोनों आपस में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन से ऋण आवेश क्या हो जाता है, सेटिस्फाइड न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और इस पर किसी भी प्रकार का सिलिका पर आवेश नहीं बचता है। क्यों, क्योंकि ये माइनस इस प्लस द्वारा न्यूट्रलाइज, और ये माइनस इस प्लस द्वारा, और ये दोनों माइनस इस प्लस दोनों द्वारा क्या हो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और मृदा में किसी प्रकार का आवेश नहीं था। परंतु अब समावर्ती आयन ट्रांसलेशन के कारण सिलिका पॉजिटिव के स्थान पर एल्यूमिनियम आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, 1 माइनस चार्ज क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो देखिए यहाँ पे 4 माइनस है और यहाँ पे +3 है, तो 1 माइनस क्या ज्यादा, इस प्रकार से मृदा में क्या हो जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ऐसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ऐसे ऐसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को मैग्नीशियम जुड़ जाता है, तो इस प्रकार से मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है और एल्यूमिनियम की 3, तो इस
इस प्रकार से अपने मध्य पे ऋणावेश उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने तीसरे पार्ट को 3 वीडियो लेक्चर में पूरा किया है। इस पर आधारित जितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल प्रश्न या जो भी प्रश्न दे रखे हैं उनको घर बैठ के हल करोगे। प्रश्नों को जिसका भी आपको आंसर नहीं मिला उसका आप वापस मैसेज सेंड करोगे, उसको मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा और घर बैठ के पढ़ते रहिए, नोट्स बनाओगे। साथ साथ में जो डाउट है कंफ्यूजन हो तो उसको वापस डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ के उसका समाधान करें। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ते रहिए और अपना खुद का ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद।